स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स के थर्ड पेपर यांत्रिकी मैकेनिक्स सब्जेक्ट। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ एंड फोर्सेस ऑन बॉडीज। दैट मीन्स मैकेनिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी बॉडीज़, कोई पिंड है, कोई रिजिड बॉडीज़ है, उन पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं, उन पर जो बल लगेंगे, उन बलों की स्टडी और उस बॉडीज़ पर जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो मोशन होगा, उसमें जो गति होगी, उन पर लगने वाले फोर्सेस और उनकी गतियों, इनका स्टडी जो है ये हम मैकेनिक्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समतलीय बलों की साम्यावस्था के विश्लेषिक प्रतिबंध। दैट मीन्स एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। दैट मीन्स कोप्लेनर फोर्सेस जो अप्लाइड होंगे किसी रिजिड बॉडी में, किसी दृढ़ पिंड में, तब उसमें जो साम्यावस्था के लिए क्या प्रतिबंध होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम क्या होता है। यदि किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर अनेक संख्यक बल क्रिया करके उसे विरामावस्था में रखते हों, तब वे साम्यावस्था में कहलाते हैं। मतलब किसी पिंड पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड है और वे सारे फोर्सेस जो हैं वो आपस में उस पिंड को एक रेस्ट पोजीशन में, विरामावस्था में रखते हैं, तब हम क्या कहेंगे? जो बल हैं वे साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब एक थ्योरम देखते हैं, प्रमेय देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक समतल में, कोई एक प्लेन है, एक समतल में एक दृढ़ पिंड, एक रिजिड बॉडी के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बलों, जो कोप्लेनर फोर्सेस हैं, समतलीय बलों के निकाय को एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले एक एकल बल में तथा एक एकल बल युग्म में समानयन किया जा सकता है। तो ये थ्योरम क्या कहता है? कोई एक प्लेन में, एक समतल में एक दृढ़ पिंड है और उस पिंड पर, उस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पर कोप्लेनर बल्स, कोप्लेनर फोर्सेस जो है अप्लाइड है। अब क्या होगा? उन जितने भी बल उसमें अप्लाई हैं उनको हम क्या करेंगे? एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले एक एकल बल में और एक एकल बल युग्म में, तो एक एकल बल में और एक बल युग्म में हम समानयन करेंगे। मतलब उसको पूरे बलों के निकाय को हम एक एकल बल और एक बल युग्म, इन दो में हम उसको क्या करेंगे? समानयन करेंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ। मान लेते हैं किसी दृढ़ पिंड के बिंदुओं पर A1, A2, A3, इन सब पर समतलीय बल कोप्लेनर फोर्सेस P1, मतलब A1 पॉइंट पर P1, A2 पॉइंट पर P2 और A3 पॉइंट पर P3, इस प्रकार से बल जो है वो क्रियाशील है। माना एक स्वेच्छ बिंदु, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लेते हैं O उसी प्लेन में, और उस O को लेकर दो एक्सिस खींचते हैं, OX और OY। अब जो A1, A2, A3 ये जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड सो ऑन। ऐसा हमने मान लिया है। इसको हम यहाँ डायग्राम में इसको हमने ऐसा बनाया हुआ है। ये हमारे कोई रिजिड बॉडी है, कोई दृढ़ पिंड है, उसके पॉइंट्स हैं A1, A2, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उसमें जो फोर्सेस अप्लाइड है, A1 पर फोर्सेस है P1, A2 पर फोर्सेस अप्लाइड है P2, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर फोर्सेस अप्लाइड है, उसको हमने ऐसा डिनोट किया हुआ है। अब एक पॉइंट लेते हैं, उसी प्लेन में एक पॉइंट लिया हमने O से दो एक्सिस हमने खींचा है, एक एक्स एक्सिस OX और एक Y एक्सिस OY। इधर जो है x के अपोजिट हमने x डैश ले लिया है, वैसे ही y के अपोजिट इधर क्या हो जाएगा? y डैश। अब A1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1, A2 का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। अब इस चित्र में सभी बलों को उसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित किया गया है। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स P1 है तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा x1 और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? y1। ऐसे ही P2 के लिए क्या होगा? x2 और क्या होगा? y2। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसके हमने पार्ट्स कर दिए। अब A1 पर बल P1 के लिए वही x1 है और y1 दो घटक है। अब हम क्या करेंगे? इस A1 पर जो फोर्स है ये x1, यही x1 को हम लोग क्या करेंगे?
माना O पर, इस O पर दो बल x1 विपरीत दिशाओं में लेते हैं, ऐसा हम एक इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं मन में कि इस O पर x1 इस दिशा में और x1 इस दिशा में बल जो है क्रियाशील है। अब देखो दो विपरीत दिशाओं में ऐसा x1 क्रियाशील है, ऐसा हमने मान लिया। ऐसा मानने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि x1 इधर और एक x1 इधर है, तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या होगा, A1 पर जो बल x1 है, यहां पर देखेंगे A1 पर जो ये बल है x1 और इस O पर x' की दिशा में जो बल है क्या x1। अब इन दोनों को देखेंगे, ये x1 और ये x1, तो क्या होगा, इस पर जो बल लगा है x1 और इधर जो बल लगा है x1, तो जब बल ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा तो ये जो पिंड है इस पर एक घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा इस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, और उसका आघूर्ण क्या हो जाएगा, आघूर्ण बल युग्म जो बनेगा उसका आघूर्ण हो जाएगा बल इंटू लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, बल क्या लग रहा है इस पर x1 लगा है, तो x1 और डिस्टेंस क्या है उन दोनों बलों के बीच, ये डिस्टेंस हो जाएगा A1 M1, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। A1 M1 की जो लंबाई है A1 M1 वो क्या है, ये स्मॉल y1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो इस A का जो ये जो होगा लंबाई लंबवत दूरी ये हो जाएगा y1, तो यहाँ हमने लिखा है y1। यहाँ पर माइनस चिन्ह हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो घूर्णन होगा, यहाँ पर बल इधर लग रहा है इधर लग रहा है, तो जो घूर्णन होगा ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज के लिए हमने माइनस चिन्ह लगाया। ये केवल ये दर्शाने के लिए कि घूर्णन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम उसे पॉजिटिव साइन से डिनोट कर देंगे। अब ये जो A1 पर जो बल लगा है x1 और O पर OX दिशा में बल x1 तथा एक बल युग्म, एक जो बल युग्म लगा है जिसका आघूर्ण क्या है माइनस x1 y1 के तुल्य है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था A1 पर जो बल लगा था P1, A1 पर जो बल लगा है वो जो बल जो है वो किसके तुल्य हो रहा है, एक O पर OX की दिशा में बल लग रहा है क्या x1, और एक जो आघूर्ण बन रहा है उसके तुल्य है। इसी प्रकार ये तो हमने x एक्सिस के लिए किया था, इसी प्रकार O पर y अक्ष के अनुदिश यही प्रक्रिया अपनाएंगे। कैसे प्रक्रिया अपनाएंगे, A1 पर बल y1, यहाँ पर क्या है A1 पर जो बल y1 है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस O पर हम इमेजिनेशन करेंगे y1 इस दिशा में और y1 नीचे की दिशा में। तो क्या हो जाएगा, जब ऐसा हम ऊपर और नीचे करेंगे तो A1 पर जो बल लगा है y1 और यहाँ पर जो बल लगा है y1 वो क्या है, इसको फिर एक घूर्णन देगा, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन देगा। तब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो बल लग रहा है y1 वो किसके तुल्य हो जाएगा, एक तो इस पर लगने वाले आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज और एक हो जाएगा इस दिशा में लगने वाला बल y1। तो इसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है कि यही प्रक्रिया y अक्ष के अनुदिश अपनाने पर A1 पर जो बल लग रहा है y1 वो O पर OY की दिशा में जो बल लगेगा y1 तथा एक बल युग्म जिसका आघूर्ण क्या होगा कैपिटल Y1 इंटू x1 इसके तुल्य होगा। अतः A1 पर जो बल लग रहा है P1 वो किसके किसके तुल्य होगा, पहला O पर बल x1 OX के अनुदिश, दूसरा O पर बल y1 OY के अनुदिश, और तीसरा जो बल युग्म लगेगा जिसका आघूर्ण क्या होगा, एक हमने देखा था ये आघूर्ण माइनस x1 y1 ये, और अभी आघूर्ण आया y1 x1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपस में संयोजित करेंगे तो ये आ जाएगा। ये किसके लिए हो रहा है, A1 पर बल P1 के लिए। इसी प्रकार जो अन्य बिंदुएं हैं, अन्य पॉइंट्स हैं A2 A3 एंड अप टू सो ऑन, उस पर क्या क्या बल है P2 P3 एंड सो ऑन, इन आदि के लिए उपरोक्त प्रक्रिया से दिए गए बलों का जो पूरे बलों का जो निकाय है वो किसके तुल्य होगा, पहला OX की दिशा में लगने वाले सभी बलों का योग यानी कि x1 x2 एंड सो ऑन, इसको हमने समेशन x1 से डिनोट किया है, इसको हमने क्या कर इक्वल ले लिया कैपिटल X। समेशन x1 ये दर्शा रहा है कि जैसे x1 है वैसे x2 होगा वैसे x3 होगा, इन सब का योगफल। और दूसरा क्या है, OY दिशा में लगने वाले जितने भी बल हैं सभी बलों का योग y1 y2 एंड सो ऑन, इसको हमने किससे नोट कर दिया समेशन y1 इक्वल टू क्या ले लिया कैपिटल Y, सबका परिणामी।
तीसरा जो है एक बल युग्म जिसका आघूर्ण होगा, मान लेते हैं कैपिटल जी, सबको ऐड कर लेंगे। ये था किसके लिए, P1 बल के लिए, फिर ये P2 के लिए, इन सभी के लिए। इसको हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया, समेशन y1 x1 माइनस x1 y1, इसको हमने ले दिया कैपिटल G से। अब मान लेते हैं जो कैपिटल X है और कैपिटल Y का परिणामी क्या हो, कैपिटल R हो, और ये जो परिणामी है ये OX से थीटा एंगल बनाता हो, तब R इक्वल टू क्या जानते हैं हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये परिणामी हो गया एक्स वाई का R, और जो आघूर्ण था G वो तो समेशन y1 x1 माइनस x1 y1 ये था। तो फाइनली हमने क्या किया, वो जो समतल पर जो पिंड था, दृढ़ पिंड, उस पर लगने वाले सभी बलों को हमने क्या कर दिया, लगने वाले बल के निकाय को एक दिए गए बिंदु O से जाने वाले एक एकल बल क्या है यहाँ, कैपिटल R है, इस कैपिटल R में हमने तुल्य कर दिया, और एक आघूर्ण G के जो बल युग्म है उसमें हमने समानयन कर दिया। मतलब जितने भी फोर्सेस अप्लाइड थे उनको हमने एक एकल बल R और G आघूर्ण के बल युग्म में हमने क्या कर दिया, समानयन कर दिया। यही ये थ्योरम कहता है, ये प्रूव्ड हो गया। अब नोट करके हमने लिखा है कि यदि मूल बिंदु O को हम ओडेस, जिसका ओडेस का कोऑर्डिनेट है H और K, इस पर अगर हम स्थानांतरित कर दें, तब जो नया आघूर्ण होगा उसको, उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G डैश, ये तो ऑलरेडी G रहेगा ही रहेगा, प्लस kx माइनस एच वाई, ये ऐसा हो जाएगा अगर हम ओडेस एच के पर स्थानांतरित कर दें तो। अब देखते हैं एक और थ्योरम, दृढ़ पिंड की साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना, जबकि पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर समतली बलों का एक निकाय क्रियाशील है। मतलब अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर समतली बलों का निकाय क्रियाशील तो है, लेकिन पिंड जो है वो साम्यावस्था में हो, इसके लिए कंडीशन ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना किसी दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, उस पर विभिन्न बल, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाइड हैं, P1 P2 P3 एंड सो ऑन, ऐसा हमने मान लिया। अब अभी इसके जस्ट पहले थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जब भी किसी पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर समतली बलों का निकाय अप्लाइड होगा तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट, कि उन सारे बलों को हम क्या कर सकते हैं, एक एकल बल R और एक बल युग्म जिसका आघूर्ण G हो, उसमें क्या कर सकते हैं, हम समानयन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x इक्वल टू समेसन x1, y इक्वल टू समेसन y1 है, और जो बल युग्म है उसका आघूर्ण क्या होगा, समेसन y1 x1 माइनस x1 y1, और ये जो x1 y1 है ये P1 बल के लिए है, x2 y2 जो है वो P2 बल का घटक है, और इस तरह आगे भी एंड सो ऑन। सिंस, चूंकि एकल बल R, जो एकल बल R जो लग रहा है वो रैखिक गति देगा, लीनियर उसमें मोशन क्रिएट करेगा, क्योंकि बल जब पिंड पर लगेगा एक दिशा में तो पिंड क्या होगा, आगे खिसकेगा, मतलब वो उसमें रैखिक गति देता है। पर जो बल युग्म होता है वो क्या करता है, उसमें रोटेशन ला लेता है, घूर्णन ला लेता है, घूर्णन गति उत्पन्न करता है। अब देखिए ये जो R है ये रैखिक गति दे रहा है और G क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर R और G दोनों ही रैखिक गति होते तो एक संभावना होती कि विपरीत दिशा में लगाएं तो दोनों एक दूसरे को साम्यावस्था में ला दे, लेकिन यहाँ R रैखिक गति है और बल युग्म जो है वो घूर्णन गति उत्पन्न करता है, इसलिए R व G परस्पर संतुलित तो हो नहीं सकते। तो अब क्या हो सकता है, पिंड तभी साम्यावस्था में होगा जब R व G दोनों अलग अलग शून्य हो, R और R भी शून्य हो, एकल बल भी शून्य हो और आघूर्ण वाला भी शून्य हो, तभी तो पिंड क्या होगा, साम्यावस्था में होगा, विरामावस्था में होगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, पिंड अगर साम्यावस्था में हो तो R इक्वल टू भी 0 एंड G इक्वल टू 0। R की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, G इक्वल टू 0। तो ये x भी इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और G इक्वल टू 0। मतलब कोई दृढ़ पिंड तभी साम्यावस्था में होगा जब उसका x घटक 0 हो, उस फोर्सेस का y घटक भी 0 हो और बल आघूर्ण भी 0 हो। यही अभीष्ट प्रतिबंध है, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी दृढ़ पिंड पर लगने वाले समतली बलों के निकाय को हम एक एकल बल में R में और बल युग्म जिसका आघूर्ण G है उसमें समानयन कर सकते हैं। फिर हमने दूसरे थ्योरम में देखा
कि अगर दृढ़ पिंड जो है साम्य अवस्था में हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है, R भी 0 हो और G भी 0 हो। आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।